हेलो बच्चों, तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र का लेक्चर नंबर 10th और आज हम लेक्चर नंबर 10th में सीखेंगे कि गॉस के नियम का कैसे अनुप्रयोग किया जाता है। अरे हम गॉस का नियम पढ़ रहे थे तो हम गॉस का नियम क्यों पढ़ रहे थे? हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ही गॉस का नियम हम पढ़ रहे थे। तो आज हम करेंगे कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशी तार ले लेंगे, उस तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे और ये हम सीखेंगे गॉस के नियम की मदद से। तो गॉस का नियम जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो इसीलिए पढ़ रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमें, ठीक है। तो हेडिंग लगा लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हेडिंग ये लगा लो कि गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग, गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला अनुप्रयोग है, देखो हम कई सारे सिस्टम देखेंगे कि उससे कैसे गॉस का परिमेय का अनुप्रयोग करेंगे। जो सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे वो हमारा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी तार पर अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे, एक समान आवेशित, ऐसे लिख लो, एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ऐसे भी लिखा मिलेगा कि वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब देखो गॉस का नियम जो है वो हर जगह तुम लगा नहीं सकते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि गॉस का नियम जो होगा वो हमेशा उपयुक्त होता है लेकिन हमेशा उपयोगी नहीं होता है। कुछ जगह ऐसे मिल जाएंगे जहां पे हम गॉस का नियम तो लगाएंगे लेकिन गॉस का नियम से हमें रिजल्ट मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यह रिजल्ट जो मिलेगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स से मिलेगा, बहुत मुश्किल से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हर जगह हम गॉस का नियम लगा नहीं सकते हैं। ये हमने नहीं कहा था, ये तो गिरफिथ साहब ने कहा था, बताया था ना कि फॉरेन राइटर हैं गिरफिथ साहब, उन्होंने ये चीज हमें बताया था, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट, एक आवेशी सीधा तार है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी तार बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार, एक समान आवेशित सीधा तार हमने यहाँ पे बना लिया। थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश है, सीधा बन जाए। ठीक है, तो ये हमने एक समान आवेशी सीधा तार हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक। अब इस पर हम धनात्मक आवेश ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। आप चाहो तो नेगेटिव चार्ज ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि इस जो हमने यहाँ पे अनंत लंबाई के, यहाँ पे मान लो कि ये हमारा प्लस इनफाइनाइट है, आगे तरफ बढ़ता जा रहा, और इधर हमारा माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। अब हमसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधा तार जो तुमने बनाया है, ये बताओ कि उस पर आवेश कितना है। तो आवेश तो हम बता नहीं सकते इस पे, क्योंकि ये अनंत लंबाई का बहुत लंबा है, तुम कहाँ पे आवेश बताएंगे। तो इस तरह से आवेश बताने के लिए हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे जिसे हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा। और ये लेम्डा बराबर होता है एकांक लंबाई पर आवेश, यानी कि आवेश बटे लंबाई। कह रहा है कि एकांक लंबाई पर आवेश, यानी कि एक मात्रक पर, एक इकाई पर कितना आवेश होगा। तो हमसे अगर पूछे कि 1 मीटर पर आवेश कितना होगा तो हम बता सकते हैं 1 लैम्डा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि आवेश बटे क्या होते हैं, लंबाई होती है, एकांक लंबाई पर आवेश। इसी तरीके से हमसे पूछे 2 मीटर पर कितना आवेश होगा तो हम कह सकते हैं 2 लैम्डा, 3 मीटर पर कितना आवेश होगा 3 लैम्डा। तो इस तरीके से हम आवेश को अब बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें किसका
किसका उपयोग करना है, गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग करके बनाना है। तो गॉस का नियम तो लगाने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि एक गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे, क्योंकि हर जगह तो गॉस का नियम लगा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला गॉस साहब ने यही बताया था कि सबसे पहले क्या करो, एक गॉसीय पृष्ठ बनाओ। सबसे पहले एक काम करो कि एक गॉसीय पृष्ठ बनाओ। ठीक, हमने एक गॉसीय पृष्ठ बना लिया, और उस जो गॉसीय पृष्ठ हम बनाते थे उस गॉसीय पृष्ठ के आवेश वितरण के सापेक्ष कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। ये जो गॉसीय पृष्ठ होगा ये हमारा सममित होना चाहिए, किसके सापेक्ष में, आवेश वितरण के सापेक्ष में। यानी कि आवेश जो होगा वो हर स्थान पे कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसके सापेक्ष में कैसा होगा, गॉसीय पृष्ठ सममित होगा। ठीक, अच्छा यहां से इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे वक्र पृष्ठ पर हर जगह वैद्युत क्षेत्र क्या हो, समान हो। यानी कि पूरे वक्र पृष्ठ पर, पूरे वक्र पृष्ठ पर या पूरे पृष्ठ पर लिख लो कि पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र को ई लिख दे रहा हूं कि पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए। पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए। ठीक, ये तो हमारा गॉस का आसानी से अब गॉसीय पृष्ठ हम बना लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर जब हम अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधा तार लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा गॉसीय पृष्ठ बनता है वो गॉसीय पृष्ठ हमारा एक बेलन बनता है। गॉसीय पृष्ठ एक बेलन बनता है। ठीक है, अच्छा यहीं पर अगर ये बनाना चाहें कि इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी कुछ इस दिशा में होगी। ये हमारी किसकी दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यहां पर देखो ये हमारा किसकी दिशा होगा, वैद्युत क्षेत्र का दिशा होगा, क्योंकि धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र हमेशा किधर जाता है, दूर की तरफ जाता है। इधर आ जाओ तो इधर भी हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ बनेगा, इस तरफ हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बनेगा। हाँ वो बात अलग है कि अगर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अब यहां से आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि यहां से आर डिस्टेंस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। जैसे यहां से आर डिस्टेंस पर यहां पर आकर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो हमारा गॉसीय पृष्ठ बनता है, इस चीज को याद रखना कि अगर एक समान आवेशी सीधा तार है तो उसके लिए गॉसीय पृष्ठ जो बनेगा वो हमेशा एक बेलन बनता है। ठीक है, तो यहां पर हम एक बेलन बना लेते हैं, यहां पर एक बेलन बना लेते हैं कि ये हमारा एक बेलन हो गया। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, एक बेलन बन गया। ठीक है, एक बेलन बन गया। यहाँ पे इतनी बात क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना कि हम क्या बनता है, एक बेलन बनता है। देखो यहाँ पर आर डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस हमारा आर है और यहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो हमारा यहाँ पे जो गॉसीय पृष्ठ मिला वो गॉसीय पृष्ठ हमारा कैसा मिला, एक बेलन गॉसीय पृष्ठ मिलता है। गॉसीय पृष्ठ जो मिलता है वो एक बेलन मिलता है। अच्छा इस पे क्या कर रहा है कि जो आवेश वितरण होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कि जो हमारा ये एक बेलन है, इस बेलन के अक्ष पर, इस बेलन के अक्ष पर ये हमारा एक समान आवेशी सीधा तार रखा है। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र जितना इधर निकलेगा उतना इधर निकलेगा, एकदम अक्ष पे रखा है। जैसे देखो ये हमारा एक बेलन है, ये बेलन है, इसके अक्ष पर हमें एक आवेशी सीधा तार रख दिया है। तो जितना वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा उतने वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, उतने वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा। तो हर तरफ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। तो देखो ये भी काम हो जा रहा है कि पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए। तो चूंकि ये अक्ष पर रखा है, एकदम से बेलन के अक्ष पर है, तो हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? देखो जो हमें गॉसीय पृष्ठ बनाना होता था और जो गॉसीय पृष्ठ की हमने कंडीशन पढ़ी थी वो सारी कंडीशन हमारी गॉसीय पृष्ठ पर यहाँ पर लग गया। ठीक है, अब ये हमारा गॉसीय पृष्ठ कंप्लीट है। तो अब अगर मैं गॉस के नियम से देखूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे गॉस के नियम लगाऊं कि गॉस के नियम से अगर हम यहाँ पे फाई निकालें कि गॉस के नियम से फाई कितना होगा, तो फाई जो होगा हमारा गॉस के नियम से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए के बराबर होगा। यही तो मैंने गॉस का नियम फार्मूला पढ़ा था कि ई डी ए के बराबर होता है। ठीक है, ई डी ए के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ पे भी चिन्ह लगा लो वेक्टर का। ठीक, अच्छा यहाँ पे अंदर देखो, इस पे जो आवेश है, इसके आवेश, एक फार्मूला ये भी तो पढ़े थे कि Q
क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी एक फार्मूला पढ़ा था। और ये किसके लिए है? ये पूरे बेलन के लिए, ये पूरे बेलन का क्यू इनसाइड। तो अंदर जो बेलन के अंदर जो टोटल आवेश है, ये जो बेलन के अंदर टोटल आवेश है, इस आवेश को हम मान लेते हैं कि आवेश कितना है? क्यू के बराबर है। टोटल आवेश है वो आवेश हमारा कितना है? क्यू के बराबर है। और जो ये बेलन है, जो बेलन हमारा बना है, इस बेलन की लंबाई को हम मान लेते हैं कि ये बेलन की लंबाई जो है वो हमारी एल है। ये एल लंबाई का एक बेलन है, एल लंबाई का एक बेलन हमने लगा लिया। ठीक है, बेलन बना लिया एल लंबाई का, और बेलन के अंदर जो आवेश है वो कितना है? क्यू है। तो फाई बेलन निकालेंगे तो ई डॉट डी ए या क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बेलन के अंदर जितना आवेश है वो आवेश और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बस हो गया हमारा फार्मूला खत्म। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हमारा हो गया। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा है। अगर हम यहाँ से फाई बेलन निकालेंगे तो देखो कहाँ कहाँ पे हमारा बेलन का फाई अगर निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो वैद्युत फ्लक्स निकालने के हम क्या करते थे? कितना पृष्ठ बन रहा है? तो पृष्ठ देखो 3 पृष्ठ बन रहा है। एक पृष्ठ ये है, एक ये है और एक ये कर्ड सरफेस है, वह के पृष्ठ है। तो इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं सेकंड और इसको नाम दे देते हैं थर्ड। तो ये हमारा पहला पृष्ठ हो जाएगा, ये जो होगा ये हमारा दूसरा पृष्ठ हो जाएगा, और ये कर्ड सरफेस जो हुआ के पृष्ठ है ये हमारा तीसरा पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, तो फाई का फार्मूला ई डॉट डी ए लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मान लेते हैं कि हमारा फाई 1 है, तो ये हो जाएगा फाई 1 प्लस का फाई 2 प्लस का फाई 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब फाई निकालना है तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया वेक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया काटते हैं। एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर जब एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे तो देखो क्षेत्रफल सदिश क्या हमारा इस परपेंडिकुलर दिशा में होगा? क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा 3D पृष्ठ होता है या बंद पृष्ठ होता है तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पृष्ठ के या सतह के परपेंडिकुलर लंबवत होता है। और कैसे होता है? बाहर की तरफ होता है। अगर 3D होता है तो हमेशा किधर होता है? बाहर की तरफ होता है, हम पढ़ चुके पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमारा इधर का हो जाएगा। और जो वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र देखो हमारा किधर है? वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो हमारा थीटा का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा नीचे वाला पृष्ठ है इस पृष्ठ पर भी निकालते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया काटेंगे और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? नीचे की तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। अब वैद्युत क्षेत्र किधर है? देखो वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर है, तो ऊपर जो होगा वापस थीटा का जो मान आ जाएगा वो थीटा का मान कितना जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो तीसरा पृष्ठ है, तीसरा सतह है, यहाँ पर भी बना लेते हैं। तो एक छोटा सा एरिया हम क्या करते हैं? यहाँ पर काटते हैं। इसका क्षेत्रफल से किधर बनेगा? यानी एरिया वेक्टर किधर बनेगा? इस पृष्ठ के लंबवत हमारा एरिया वेक्टर बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अब देखो ये एरिया वेक्टर है और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों कैसे हैं? समान है। तो थीटा का जो मान हो जाएगा हमारा यहाँ से, थीटा का मान वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, तो अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए को ई डी ए कॉस थीटा के बराबर लिख सकते हैं यहाँ से। तो देखो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो कॉस 90 का मान 0 होगा। जब cos 90 का मान 0 होगा तो यहाँ से जो हमारा फाई 1 है और फाई 2 है दोनों कैसे होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा फाई 3 का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी थी, बस इतना सा काम हमें करना है। तो देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि एक गॉसीय पृष्ठ बनाना है। ठीक, अब वो गॉसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए? गॉसीय पृष्ठ जो होगा वो आवेश वितरण के सापेक्ष सममित होना चाहिए, यानी सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरी चीज, पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमने जब बनाया तो यहाँ पे हमें एक बेलन मिला। अब ये देखो जो हमारा आवेशी सीधा तार है, ये आवेशी सीधा तार कहाँ रखा है? बेलन के अक्ष पे रखा है। तो बेलन के अक्ष पे जब रखा है तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो जितना वैद्युत क्षेत्र इधर निकलेगा उतना इधर निकलेगा। हर दिशा में वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो सारी कंडीशन हमारा क्या हो गई? फुलफिल हो गई। यहां से हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना कैसे निकलेगा? अब इसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इतनी बात तो सही है, लेकिन
अगर हमें बोर्ड में लिखना है तो बोर्ड में अगर ये कहानी बना के ऐसे लिख दोगे तो वो नंबर काट देगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर देखो ये बोर्ड में अक्सर आते हैं, इसे जो है इसे 3 हम रिजल्ट पढ़ेंगे गॉस के अनुप्रयोग के, तो ये अक्सर बोर्ड में आते हैं। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आगे हम करेंगे इस पर। तो चित्र तो हमारा सही है कि हम चित्र हमें इसी तरीके से बनाना है, लेकिन अगर हम ये कहानी ऐसे लिख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो अपना समझने के लिए, कि समझने के लिए ऐसे कि हमने देखो टोटल, अगर हमसे कोई इससे आवेशित तार पर आवेश पूछे तो हम आवेश नहीं बता सकते हैं, तब इसके लिए हम रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के पास जाते हैं। लैम्डा क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर या एकांक लंबाई पर आवेश होगा, यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा आवेश बटे लंबाई हो जाएगा। यानी कि हम बता सकते हैं कि 1 मीटर पे कितना आवेश होगा, 1 लैम्डा, 2 मीटर पे 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम एक गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं। तो गॉसीय पृष्ठ कैसा बनेगा? गॉसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा ना, तो गॉसीय पृष्ठ कैसा बनेगा? वो आवेश के वितरण सापेक्ष, आवेश वितरण के सापेक्ष में सममित होना चाहिए, तो हमने सममित बना लिया। तो ये कहानी जो है ये हमारी समझने के लिए है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना हमने क्या क्या कहानी किया यहाँ पे? तो ये आप नोट कर लो, इसको मैं मिटा दूं क्योंकि ये बोर्ड में ये सब चीजें मत लिखना। अब जो लिखने जा रहा हूँ इन्हीं सारी चीजों को बस एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ताकि चेक करने वाला जो है वो थोड़ा खुश हो जाए देखकर, उसी में नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो एक बार, फिर मैं इसको लिख रहा हूँ पूरी लैंग्वेज से। नोट कर लिया? चलिए ठीक है, तो अब देखो हमारा जो लैम्डा निकल के आया था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि लैम्डा जो निकल के आया था ये आया था आवेश बटा लंबाई। ये लैम्डा हमारा आवेश बटा लंबाई के बराबर आया था। ठीक है, अब इन्हीं सारी चीज़ों को लैंग्वेज के रूप में लिख रहा हूँ। तो लिखो जैसे माना अनंत लंबाई के, यहाँ पे मान ले माना अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार पर आवेश, एक समान सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। हमने यहाँ पे जो माना था कि जिसका रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा है। ठीक है, तो इस आवेशित तार से r दूरी पर इस आवेशित तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वही सारी बातें लिख रहा हूं कि यहां से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे लंबाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे लिखो कि आवेशित तार को अक्ष मानकर L लंबाई तथा R त्रिज्या, तार को अक्ष मानकर L लंबाई तथा R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। L लंबाई तथा R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बस इसको लिख लो, वही सारी चीजें हैं, लेकिन बोर्ड में आएगा तो बोर्ड में इस तरीके से लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना।
हो गया यहाँ तक, नोट कर लिया इसको। ठीक है, चलिए देखो अभी मैं ये नहीं मिटाऊंगा, अभी इसकी ज़रूरत है। इसी के आगे थोड़ा सा और लिख लो, इसी में थोड़ा सा लिख दो यार, ताकि आधा पेज भर जाए, देखने में अच्छा लगे कि हाँ बच्चे ने किया अच्छे से। बाकी तुम्हें समझ में आ गया ना हम काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें आगे लिख देते हैं कि इस गॉसिय पृष्ठ के 3 सतह हैं, 3 सतह हैं, पहला सतह, दूसरा सतह और तीसरा सतह। ठीक है, तो लिख लो 3 सतह, ऐसे चाहे इसको नाम दे दो कि 3 सतह, इसको नाम दे दो S1। ये हमारा पहला सतह है तो इसको नाम दे दिया S1, ये दूसरा है तो इसका S2, ये तीसरा है तो इसको S3। इसको सरफेस बोलेंगे तो सतह है, सतह S1 S2 व S3 हैं, सतह S1 S2 व S3 हैं। ठीक है, ठीक। तो अब देखो इसके बाद आगे लिख लो कि सतह S1 व S2, सतह S1 व S2, सतह S1 व S2 के क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण 90 डिग्री है। ठीक, तथा सतह S3 में क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण 0 डिग्री है। ये सब बातें यार लिखना नहीं चाहिए, लेकिन लिख लो ऐसे ही, ताकि थोड़ा लगे लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, कि बोर्ड वाला जो कॉपी चेक करते हैं तो उसमें लिखा हुआ ज़्यादा मांगते हैं, कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा। अब देखो यहाँ से अगर मैं निकालूँ कि फाई बेलन, फिर ये लिख लो कि गॉस के नियम से मैं फाई बेलन अगर निकालूं तो फाई बेलन जो होगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन EDA के बराबर, और ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से फाई बेलन निकालूं तो फाई बेलन जो निकलेगा वो 3 निकलेगा, एक तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 के बराबर होगा। 3 सतह बन रहे हैं तो एक को फाई 1 फाई 2 और फाई 3 नाम दे दिया। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये बनेगा सरफेस S1 EDA कॉस थीटा, इसको भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे पहले सतह पर देखो फाई 1 पे थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक, प्लस का इंटीग्रेशन S2 का हो जाएगा EDA कॉस 90 डिग्री, और प्लस का S3 जो होगा इंटीग्रेशन सरफेस या सतह S3 है तो ये हो जाएगा EDA कॉस 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो हमारा पहला सतह होगा ये भी 0 बन जाएगा, और ये जो होगा ये भी हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा बचेगा केवल ये तीसरा सतह बचेगा EDA कॉस थीटा के बराबर बचेगा। ठीक है, इतना नोट कर लो, नोट कर लिया। ठीक, चलिए तो हमारा यहाँ से ये बचा कि फाई बेलन जो बचा, फाई बेलन ये हमारा बचा है इंटीग्रेशन S3 EDA कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर निकल जाएगा। और फाई बेलन जो होगा, अगर इस पूरे बेलन का मैं फाई लिखना चाहूँ, वैद्युत फ्लक्स लिखना चाहूँ, तो इसको लिख सकता हूँ Q इनसाइड यानी Q अंदर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा। देखो वैद्युत क्षेत्र तो क्या है, हर जगह समान है, तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा E इंटीग्रेशन S3 DA के बराबर हो जाएगा। ये हमारा ई तो क्या हर जगह बराबर है ना, वैद्युत क्षेत्र हर जगह क्या है समान है, तो हमारा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अच्छा ये जो हमारा कर्ड सरफेस बचा केवल S3 यानी वक्र पृष्ठ, इस वक्र पृष्ठ पे DA छोटा छोटा DA काटता जाऊंगा तो कितना बनेगा Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर बन जाएगा EA के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से EA के बराबर निकल के आ गया तो हमें पता है कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा जो होगा, देखो रेखीय आवेश
घनत्व लेमडा जो होगा ये होगा हमारा क्यू बाई आवेश क्यू, लंबाई कितना, हमने इसकी लंबाई कितनी मान रखी है, एल मान रखी है, तो क्यू बाई एल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर क्यू का मान निकालोगे तो क्यू बराबर कितना निकल जाएगा, लेमडा एल के बराबर निकल जाएगा, ये क्यू का मान आ जाएगा। ठीक है, और एरिया जो है ये क्षेत्रफल किसका है, वक्राकार पृष्ठ का है। तो बेलन के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल के बराबर होता है, 2 पाई आर एल के बराबर होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा नोट कर लो, इसको मिटा दूं, ऊपर से मिटा दूं इसको। ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ पे निकल के आया था कि Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर का ई ए के बराबर आया था। अब सबका मान रख दो यहाँ से, यहाँ पे हमने केवल इसी का मान लिया है, केवल बेलन के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया है यहाँ पे, क्योंकि बाकी जो क्षेत्रफल थे, बाकी क्षेत्रफल तो इसका तो कितना हो गया, 0 हो गया, इसका भी कितना हो गया, 0 हो गया, तो क्षेत्रफल किसका बचा, केवल वक्राकार पृष्ठ का बचा, तो इसी का क्षेत्रफल हमने ले लिया। और यहाँ 10th में तो पढ़ चुके हो कितना होता है, 2 पाई आर एल के बराबर होता है, नहीं पढ़े हो तो हम नोट याद कर लो कि वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पे रखो क्यू इनसाइड का मान कितना निकल के आया है, लेमडा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर का। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का मान अगर रखोगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 1 अपान, चाहे वैद्युत क्षेत्र का मान रहने दो इसे, ई के वैद्युत क्षेत्र ई निकालना है तो इसको रहने दो इसे, तो हो जाएगा ई क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर एल के बराबर आया है। ठीक है, तो इन सबको नीचे ले आओ, ई का मान निकालना है, तो देखो ये हो जाएगा लेमडा एल। अच्छा एक काम करो, ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा लेमडा ऊपर बचेगा हमारा लेमडा, और नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से 2 पाई आर आएगा तो 2 पाई आर बराबर ई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ई बराबर आ जाएगा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर आ जाएगा। ये हमारा फाइनली रिजल्ट निकल के आया कि ई बराबर होगा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारा ई है ये ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसकी लंबाई की त्रिज्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो हमारा ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर अब हम ग्राफ बनाना चाहें यहाँ से कि हमारा ये ई हो गया और ये हमारा आर हो गया, अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ई और आर के बीच में हमारा ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए बस हो गया, ई का मान ही आ गया, ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया कि अगर एक समान आवेशी सीधा तार है, उस तार से आर दूरी पर अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये होगा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर होगा। ठीक है, उसका ग्राफ भी याद रखना, ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, हो गया, इतना हो गया। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हमारा पहला जो रिजल्ट निकल के आया, ये निकल के आया कि अगर एक समान आवेशी सीधा तार है तो उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारा गॉसीय पृष्ठ कैसा बनेगा। अब देखो गॉसीय पृष्ठ कैसा बनेगा, इसके लिए 2-4 सिस्टम जब करोगे आप आसान तो उसके बाद अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि गॉसीय पृष्ठ इसका कैसे बनाए। जैसे यहाँ पर देखो अगर एक बिंदु आवेश हम लेते थे, जैसे अगर एक बिंदु आवेश ले लेते हैं तो बिंदु आवेश के लिए गॉसीय पृष्ठ कैसा बनता था, एक गोला बनता है। देखो जैसे ये हमारा क्या एक बिंदु आवेश है, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो हर तरफ क्या निकलता था, बराबर फ्लक्स निकलेगा, तो एक क्या बनेगा, गोला बनेगा। पिछले भी हम लेक्चर में देखा भी तो था कि जो हम बिंदु आवेश लेते थे उसके लिए जो हमारा 3D सरफेस बनता था यानी गॉसीय पृष्ठ बनता था, वो कैसा बनता था, एक गोला बनता था। ठीक है, तो इसको चाहो तो लिख लो कि बिंदु आवेश के लिए गॉसीय पृष्ठ एक गोला होता है। ठीक है, इसको चाहो तो लिख लो आप। चलिए, तो इसी तरीके से 4-5 सिस्टम करोगे तो आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा इसका क्या गॉसीय पृष्ठ बनेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक अनंत रैखिक आवेश, क्वेश्चन लिख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल तो क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो देखो चलो एक बार इसको आप खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। कर लिया, इसको हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। चलो ठीक है, देखो कह रहा है कि एक अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र का जो मान दे रखा है यहाँ पे E बराबर दे रखा है, हमारा E का मान दे रखा है 9 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम। 10⁻10 ही है ना, एक मिनट यार, 10⁻4 है यार, थोड़ा सा चेंज कर लो। 10⁻4 है ये, 10⁻9 नहीं है वो, 10⁻4 है। ठीक है, चलो जिसका आंसर आया हो कुछ भी उसमें थोड़ा सा 10⁻4 कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम दिया है। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता रैखिक आवेश घनत्व लेमडा का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। लेमडा का मान ज्ञात करना है। अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रैखिक, देखो इसका चित्र बना दे रहा हूँ, एक अनंत रैखिक आवेश है। ये हमारा एक अनंत रैखिक आवेश है। ठीक है, यहाँ पे चाहो तुम प्लस ले लो माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब पे आंसर सेम ही आता है। ठीक है, यहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से ये मान लो ये हमारा 2 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो वैद्युत क्षेत्र E जो बनाता है ये 9 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम के बराबर है। ठीक है, इतना बनाता है। अब कह रहा है कि यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि एक अनंत रैखिक आवेश, हमने एक अनंत रैखिक आवेश बना दिया, इस 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा का मान कितना होगा। ठीक, R बराबर हमारा कितना दे रखा है, यहाँ से R का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो तो 2 × 10 पे पावर, ये हो जाएगा हमारा 2 × 10 पे पावर -2 मीटर के बराबर, 2 × 10 पे पावर -2 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से मैं फार्मूला पता है कि फार्मूला E बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है λ/2πε0 × R के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो E का मान कितना दे रखा है, E का मान दे रखा है 9 × 10⁻4 बराबर का लेमडा हमें निकालना है 2πε0। अब देखो पाई का मान रखो 3.14, एप्सिलॉन का मान रखो 8.85 × 10⁻−12 रखो, R का मान रखो। इससे एक आसान सा तरीका है, ये फार्मूला पढ़े हो ना कि 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻9, ये फार्मूला पढ़े हो ना कि ε0 का मान कितना होगा 9 × 10⁻9 के बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 4πε0 × R के बराबर बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ से 9 × 10⁻4 बराबर लेमडा, यहाँ 2 लेमडा आ जाएगा, तो 2 लेमडा डिवाइड बाई, अब यहाँ पे थोड़ा ये मान रखोगे तो थोड़ा हमारा आसान पड़ेगा, बस इतना सा है, नहीं तो फिर यहाँ सबका मान रखो निकालो कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही चीज़ आएगा। ठीक, तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा 1/40, को तो ऐसे लिख लो अलग अलग करके, 2 लेमडा इंटू 1/4πε0 इंटू 1/r के बराबर, इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक, r का मान कितना है 2 × 10⁻−2, 2 × 10⁻−2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेमडा का मान निकालना, बाकी सबको इधर ले जाओ, तो लेमडा बराबर देखो कितना निकल जाएगा, ये हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻4 × 2 × 10⁻−2 इंटू 2 × 10⁻−2 डिवाइड बाई। ठीक, यहाँ से ये 2 भी नीचे लाओ और ये 9 × 10⁻9 भी क्या लेके आओ, नीचे लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 2 × 9 × 10⁻9 के बराबर होगा। अब देखो 9 से 9 कटेगा, 2 से
2 कट जाएगा तो बचेगा कितना हमारा लेमडा बराबर, यहाँ पे बचेगा 10 पे पावर 4 इंटू 10 पे पावर -2 इंटू 10 पे पावर 9 के बराबर हमारा यहाँ पे बचेगा। ठीक, तो लेमडा बराबर हो जाएगा, सबका आधार समान है, घात जोड़ दो, ये हो जाएगा, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 2 - 9, तो लेमडा बराबर 1 इंटू कर लो, तो 1 इंटू 10 पे पावर, ये हो जाएगा 9 2 11 और ये बन जाएगा -7, ये लेमडा का मान हो जाएगा हमारा 1 इंटू 10 पे पावर -7 के बराबर। अच्छा, लेमडा का मात्रक क्या होता है? लेमडा का मात्रक देखो, लेमडा बराबर क्या होता था? लेमडा बराबर था हमारा आवेश बटा लंबाई, यही तो हमारा लेमडा बराबर था, आवेश बटा लंबाई। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा, और लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो लेमडा का मान हो जाएगा 1 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम पर मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लें, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। वीडियो को पॉज कर लो यार, तो नोट कर लो, तुम्हारे पास समय ही समय है तुम्हें क्या दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सेम क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के आवेश रेखा से, अनंत लंबाई के आवेश या आवेशित रेखा से लिख लो, आवेश रेखा से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर 2.25 इंटू 10 पे पावर 3, 2.25 इंटू 10 पे पावर +3 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। चलो इसको फटाक से करो, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सिमिलरली उसी प्रकार सा है, सबसे हो जाना चाहिए। चलो एक बार फटाक से वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इसको ट्राई करो, ठीक है, इसको ट्राई करो। चलिए कर लिया, कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई के आवेश, फिर वही काम कर रहा है कि एक अनंत लंबाई का आवेश बनाओ उससे 10 मीटर की दूरी पर, यानी आर का मान कितना दे रखा है 10 मीटर, चेंज करना नहीं है क्योंकि ये किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो आर बराबर हो जाएगा 10 मीटर, ठीक, की दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र, यानी ई का मान हो जाएगा हमारा, ई का मान हो जाएगा 2.25 इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो लेमडा बराबर हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो लेमडा का मान निकालोगे तो देखो ई का मान, ई वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना होता है, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, वापस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ई बराबर बन जाएगा 2 लेमडा डिवाइड बाई, ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो ई का मान कितना दे रखा है, ई का मान दे रखा है 2 पॉइंट, अच्छा चाहो तो यहाँ लेमडा का मान निकालो पहले कि लेमडा बराबर हो जाएगा, यहाँ से लेमडा बराबर ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और डिवाइड बाई ये 2 नीचे आएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा यहाँ से, तो लेमडा बराबर निकल जाएगा। देखो ई का मान हमारा कितना है, ई का मान है 2.25 इंटू 10 पे पावर 3, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो हम फार्मूला जो पढ़े थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 9 इंटू 10 पे पावर 9, ठीक, तो हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लिखना है, तो इसको ऊपर ले जाओ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10 पे पावर 9 के बराबर हो जाएगा। थोड़ा रिवर्स वर्स की कहानी है, बाकी कुछ नहीं है, तुम चाहो तो सीधा मान यहीं पर रख दो तब भी आंसर सीधा सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक। इसका मान हो जाएगा डिवाइड बाई 2 पहले से है तो 2 इंटू 9 इंटू 10 पे पावर 9, आर का मान कितना दे रखा है 10, तो ये आर का मान हो जाएगा हमारा 10 के बराबर हो जाएगा। तो लेमडा बराबर आ जाएगा
यहाँ से देखो क्या क्या है, ये हो गया 2.25 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 इंटू, इसको जरा ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा, देखो ये दोनों मिलके 1 10 पे पावर 4 इंटू 10 पे पावर -9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको एक काम करो कि इस दशमलव को हटा के नीचे क्या कर दो, 100 बढ़ा दो, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 2 गुणे 9 गुणे 10 पे पावर, इन दोनों को जोड़ दो तो 4 - 9 और ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -2 के बराबर हो जाएगा। तो लेमडा बराबर जो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको जरा काट दो, इसको 9 से काट दो तो 9 दूना 18 हो जाएगा, बचेगा कितना 4, तो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 9 दूना 18, 4 22, तो ये बचेगा 45 बनेगा, तो 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, ठीक है 5 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, तो हो जाएगा 12.5 गुणे 10 पे पावर, इन सब को जोड़ दो। अच्छा यहाँ से जोड़ोगे तो कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा -5 इंटू 10 पे पावर -7 के -2 के बराबर, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 12.5 गुणे 10 पे पावर -7, और लेमडा का मात्रक कितना होता है, कूलाम पर मीटर के बराबर। तो आंसर आ जाएगा 12.5 गुणे 10 पे पावर 12.5 गुणे 10 पे पावर -7 कूलाम पर मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लिया। चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा हमसे कि अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व रेखीय घनत्व 4 माइक्रोकूलाम मीटर है, 4 माइक्रोकूलाम पर मीटर है, 4 माइक्रोकूलाम पर मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर, इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर, इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको कुछ ट्राई करेंगे। चलिए मैं इसको कर दे रहा हूं कि अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व यानी कि लेमडा का जो मान दे रखा है, ये दे रखा है 4 माइक्रोकूलाम पर मीटर। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर, यानी कि आर बराबर दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है 4 मीटर, ई का मान हमसे पूछा। क्वेश्चन तो समझ में आया ना, कह रहा है कि अनंत लंबाई की आवेश रेखा, ये मान लो एक अनंत लंबाई की आवेश रेखा है, इससे 4 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर 4 मीटर की दूरी पर लेमडा का मान इतना दे रखा है और ई का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बस इतनी सी कहानी इसमें है। तो हमने सबका सारी चीज़ें लिख ली। अब हमें फार्मूला लगाना है कि एक समान आवेशित रेखा से ई आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है λ/2πε0 इंटू आर के बराबर। अब इसको 4πε0 बना लेते हैं ताकि मान रखने में आसानी हो जाए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो, यहाँ से 2 से भी, तो ये हो जाएगा ई बराबर 2λ डिवाइड बाई 4πε0 इंटू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा ई का मान आ जाएगा 2 इंटू लेमडा का मान देखा माइक्रोकूलाम में, तो उसको कूलाम में बदल लो तो लेमडा बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि माइक्रो से जब कूलाम में आता है तो कितना 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। 1/4πε0 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9।
ठीक, 9 इंटू 10⁹9 डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारा r है, तो r का मान कितना दे रखा है 4 मीटर, तो यहाँ पे नीचे रख दो 4 रख दो, तो ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर बनेगा 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 18 गुणे 10 पे पावर, इन सबको जोड़ दो क्योंकि आधार समान है, -6 और प्लस का 9, तो E बराबर निकल जाएगा 18 गुणे 10 पे पावर, ये हो जाएगा 3 के बराबर, 18 गुणे 10 पे पावर 3 के बराबर। अभी दशमलव इधर है, चाहो दशमलव एक अंक इधर ले आओ, तो E बराबर हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के बराबर। ये चीज़ तो पता है ना कि दशमलव को जब दाहिनी से बाईं तरफ लाते हैं तो 10 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, हो गया, ये हो गया ना इसको। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है। ये लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा हमसे, ये कह रहा है कि एक तार के आवेश का रेखीय घनत्व, एक तार के आवेश का रेखीय घनत्व 2 गुणे 10 पे पावर -6 कूलाम मीटर है, -6 कूलाम मीटर है। इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सिमिलर उसी प्रकार से क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करो एक बार, फिर मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। इसको खुद से एक बार ट्राई करो। चलो कर लिया, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, कर लिया। चलिए कर रहा है एक तार के आवेश का रेखीय घनत्व, यानी कि लैम्डा बराबर दे रखा है रेखीय घनत्व 2 गुणे 10 पे पावर -6 कूलाम पर मीटर, मात्रक भी सही है। इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर त्रिज्या जो r दे रखी है, r बराबर 4 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दो तो 4 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर के बराबर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान पूछा है, तो E का मान हमें यहाँ से निकालना। हमें पता है कि E बराबर जो होता है ये होता है कि λ/2πε0 इंटू r के बराबर। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना बन गया 4 बन गया। तो E का मान रख दो, 2 इंटू लेमडा का मान दे रखा है 2 गुणे 10 पे पावर -6, 1/4πε0 का मान हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9, r का मान हो जाएगा हमारा 4 गुणे 10 पे पावर -2 के बराबर। देखो यहाँ से इससे ये 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो E बराबर बचेगा हमारा, यहाँ कर दे रहा हूँ, तो E बराबर हमारा बचेगा, इस 10 पे पावर -2 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर, यहाँ कितना -6 और यहाँ पे 9, ठीक। चलो लिख लो, -6 गुणे 10 पे पावर 9, और ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 10 पे पावर 2। तो E का मान जो निकलेगा यहाँ से, E बराबर निकल जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर, सबका आधार समान है तो घात को जोड़ दो, तो -6 प्लस का 9 प्लस का 2, तो E बराबर निकल जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर। ये यहाँ से बनेगा 4, तो ये हो जाएगा 5, 9 गुणे 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के बराबर आंसर आ जाएगा, 9 गुणे 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के बराबर। तो इस तरीके से जो आज का हमारा पहला टॉपिक था, वो पहला टॉपिक हमारा समाप्त होता है यहीं पे, और आज का लेक्चर भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।